के साथ हैं इधर। चलो, अब हमने कहा प्रोसीजर्स ऑन इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब आप बैलेंस शीट देखते हो, बैलेंस शीट, तो आपको देखें ये इस तरीके से ये टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट। अब एक एक करके बात करते हैं। क्या आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं? क्या आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं? यस, इसको हम कहते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज। ओके, अच्छा भाई, फिर हम क्या डेट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल, IFRS 9 वाली। अब सुने, डेट सिक्योरिटीज का मतलब ये है, सर डेट सिक्योरिटीज का मतलब ये है कि किसी कंपनी ने किसी और कंपनी को पैसे चाहिए थे उधार की मद में, तो उसने क्या किया, बॉन्ड इशू किए। उसने क्या किया, सामने वाली कंपनी ने डिबेंचर इशू किए। तो अगर इन्हीं में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए लायबिलिटी है। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि यार कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो आज अगर फॉर एग्जांपल मैं PTCL का ऑडिट कर रहा हूँ ना, वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। PTCL को पैसे रेस करने थे टेम्परेरली, उन्होंने क्या किया, सुकूक सर्टिफिकेट इशू किया, सुकूक सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा सर्टिफिकेट बनाया, एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन की, लोगों को बोला कि आओ इन्वेस्ट करो, हमें पैसे चाहिए। तो लोगों ने कहा आप हमें क्या देंगे? PDCL ने कहा कि भाई हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो क्या ये डेट सिक्योरिटी हो गई? यानी सिक्योरिटी है पर डेट की मद में, उधार की मद में, मैं कंपनी का मालिक नहीं बना। यस, बिल्कुल ऐसा ही है नबील। पहले बताओ, बात समझ आती है? बात समझ आती है? मैं कंपनी का मालिक नहीं बना, मैंने उसको उधार दिया है। अच्छा, अब कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं ना, कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। या तो लोन बैंक से ले ले, बात समझिएगा, या तो लोन किससे ले ले, जल्दी बताओ। अगर पैसा चाहिए कंपनी को, कंपनी लोन किससे ले ले? बैंक से, या तो या तो किसी और कंपनी से ले ले। तो ऐसा हो सकता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को बोले मुझे पैसे चाहिए, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बोले मुझे पैसे चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो कंपनी जिसको पैसे चाहिए, तो ये एज अ सिक्योरिटी क्या इशू करेगी भाई? सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज। वो इस बात का सबूत होगी कि इस कंपनी ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, डेट सिक्योरिटी कहलाती है। पहले बताओ, बात समझ आती है, कहानी समझ आती है? ओके, ये बात हो गई। चलें अब, यानी हमने कहा कि मेरी किताबों के अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट अपीयर हो रही है, इंटरेस्ट रेट का फर्क होगा, बैंक बिल्कुल होगा, लाजमी बात है, होगा। आगे सुने, खैर हमने कहा कि हमारी बुक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अपीयर हो रही है, वो या तो इक्विटी सिक्योरिटीज में की हुई होगी, या तो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होंगे, या तो किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटी खरीदी हुई होगी। मैं आज के बाद तुमसे पूछूं कि तुमने किसी कंपनी की इक्विटी सिक्योरिटी खरीदी हुई है, तो क्या तुम उस कंपनी के शेयर होल्डर हो? जल्दी बताओ। यस। और तुमने किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटी खरीदी हुई है, क्या तुम उस कंपनी के शेयर होल्डर हो या तुमने उधार दिया हुआ है? हाँ जी, डेट होल्डर है ना, उधार दिया हुआ है। ऐसा ही है, वेरी गुड, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब आगे आपको IFRS 9 ये कहता है कि आप इक्विटी सिक्योरिटी को फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रख सकते हैं, या फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि या तो मैं अपनी सिक्योरिटीज को, इक्विटी सिक्योरिटी को, जब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसको फेयर वैल्यू पे रखूंगा, गेन और लॉस कहां पार्क करूंगा? PNL में, प्रॉफिट एंड लॉस में। जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा, उसको मैं फेयर वैल्यू पर रखूंगा, गेन और लॉस कहां पार्क करूंगा? OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है। पहले बताओ, बेसिक बात समझ आती है? बेसिक बात समझ आती है? फिर वो कहता है इन दोनों मॉडल्स में आपके पास चॉइस है, या तो आप इधर आ जाएं, या तो आप इधर आ जाएं। मैंने कहा मैं इधर कब आऊं, इधर कब आऊं? वो कहता है जब आपने शेयर्स खरीदे ट्रेडिंग के लिए, यानी आप खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो आप ये वाला मॉडल यूज करें। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, आपकी वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है,
तो आप यहाँ रखिएगा। हमने कहा ऐसा क्यों? उसने बोला भाई सीधी सी बात है, अगर आप एक लंबे अरसे दराज के लिए अपने पास इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं तो आप अपने पीएनएल को, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्टॉर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये तो है ही अदर इनकम, ये ऑपरेशनल इनकम तो नहीं है ना। जल्दी बताओ ये कौन सी इनकम है? अदर इनकम है। तो इससे बिलावजह आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है। तो अगर आपने लंबे अरसे दराज के लिए शेयर्स को रखना है तो आप उसको फेयर वैल्यू पर रख सकते हैं, पर चेंजेस कहाँ फेंकेंगे? फेयर वैल्यू गेन होगा कहाँ जाएगा? ओसीआई में। लॉस होगा कहाँ जाएगा? ओसीआई में। यस बिल्कुल ऐसा ही अब्दुल। बात समझ आती है? बात समझ आती है मेरे बच्चों? क्लियर है? ये हमने एक रिकैप दे दिया ताकि FAR 1 वाले बच्चे भी साथ आ जाएं। अच्छा, ओसीआई का मतलब पीएनएल है या पीएनएल क्लोज होने के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है? पीएनएल क्लोज के बाद। ओके वेरी गुड। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, पीएनएल क्लोज होने के बाद जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगी क्या रिटेन अर्निंग में जाएगी? आई एम आस्किंग यू, क्या रिटेन अर्निंग में जाएगी? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगी सर, वो अलग से रिजर्व में जाएगी, अलग से रिजर्व में जाएगी। ऐसा ही है? अच्छा जब सिक्योरिटीज बेच दूंगा, तो मैं तब भी पीएनएल में नहीं डालूंगा, ओसीआई से यानी रिजर्व से निकल के रिटेन अर्निंग में चली जाएगी। अच्छा अगेन अगर मैं पर्पस बताऊं, ये दो मॉडल इसलिए बनाए गए ना कि जैसे आपकी चॉइस है वैसी आपकी अकाउंटिंग है। अगर जल्दी से बताओगे, अगर आपको लंबे अरसे दराज के लिए शेयर्स को रखना है तो कौन सा मॉडल? ओसीआई। अच्छा अभी लॉजिक दे रहा हूं, ओसीआई क्यों बोला उसने बोला भाई अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्टॉर्ट नहीं करना ना, क्यों अपने पीएनएल की पिक्चर को खराब कर रहे हो यार? लंबे अरसे के लिए सिक्योरिटी रखी हुई है, फ्लक्चुएशंस की वजह से तुम अपने पीएनएल की ऐसी की तैसी करोगे, उसको ओसीआई में रखो, पीएनएल से हटा दो, तो क्या वो गेन नहीं होगा? अल्लाह की कसम गेन होगा ना, पर ओसीआई में जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट नहीं आएगी, ईपीएस पे हिट नहीं आएगी। एग्रीड? और अगर आपका मसला ये है कि आपने जो ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, खरीदना बेचना, तो भाई सही है, फिर आप तो कभी भी बेच सकते हो ना, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखो, यानी रखो फेयर वैल्यू पे, चेंजेस पीएनएल से, प्रॉफिट एंड लॉस से। सही हो गया जी? डन है? ओके चलें। अब हमने कहा डेट सिक्योरिटीज पे आ गए। वो कहता है डेट सिक्योरिटीज आप तीन तरीके से रख सकते हैं। एक आप रखेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट पे। अच्छा अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये होता है, प्लीज सिर्फ समझाने के लिए एक रिकैप दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे FAR 2 नहीं खोलना चाहता मैं वापस से। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक डेट सिक्योरिटी खरीदी 100 रुपये की, यानी 100 रुपये का लोन दिया सामने वाले को, उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की 2 की, आपको कितने की पड़ गई? 102 की। ऐसा ही है? अच्छा ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है ना, ये जाती है ब्रोकर के पास, अच्छा ये तो आपको वापस नहीं मिलेंगे ना? हाँ या ना में बताओ, ये तो आपको वापस नहीं मिलेंगे ना? 2 रुपए। और आपको सामने वाला रिटर्न किस पे देगा? रिटर्न इस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे। इस पे रिटर्न मिलेगा। सर जब शेयर्स लॉन्ग टर्म बेच देंगे तो सारा गेन लॉस रिटेन अर्निंग में जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खैर, रिटर्न इस पे मिलेगा, सही है, यहां तक हम एग्री करते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये है कि आज 102 पे है ना, और अगर आपने 3 साल के लिए सिक्योरिटी को रखा हुआ है, तो मुझे बताओ आपको सामने वाला बंदा सूद के साथ पैसे वापस कितने देगा? 102 या 100 वापस देगा? 100 वापस देगा। तो यानी ये जो 2 रुपए है ना, ये 3 सालों में क्या हो जाएंगे? अमोर्टाइज। ये 3 सालों में अमोर्टाइज हो जाएंगे। अच्छा जो अमोर्टाइज होने के बाद जो कॉस्ट बचेगी उसको कहते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज होने के बाद जो बच गई वो 3 सालों में हो जाएगी। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? एक बेसिक आइडिया ताकि FAR 1 वाले भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं।
मतलब नॉट इन मच डिटेल, उसके लिए आपका भाई जिंदा है, बताते हैं आपको FAR 2 में कि कैसा खतरनाक IFRS 9 है। लास्ट बार रिपीट कर दूं भाई, देखो 100 रुपये की चीज़ आपने 102 की खरीदी, 2 रुपये ब्रोकर को दिए, आपको वापस 100 रुपये मिलेंगे, तो 2 रुपये 3 सालों में एक्सपेंस आउट होंगे ना। तो आज आपने 102 पे कैपिटलाइज किया है, आपको वापस 100 रुपये मिलेंगे, तो 3 सालों में ये 2 रुपये अमोटाइज होके 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 जीरो हो जाएगा, वापस 100 पे आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं अगर 1 साल की जितनी भी अमोटाइजेशन होगी, उसके बाद जो भी वैल्यू बचेगी उसको हम क्या कहेंगे, अमोटाइज कॉस्ट। ऐसा ही है, यस मैच्योर हो जाएगा 3 साल बाद। क्लियर हो गया? पहले बताओ बच्चों, सब बच्चों अमोटाइज कॉस्ट क्लियर है? अमोटाइज कॉस्ट क्लियर है सारे बच्चों, जल्दी से। वेरी गुड, ये आ गया अमोटाइज कॉस्ट का मतलब। ओके, फिर वो कहता है आप चाहें तो इसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखें। इसको बताने की जरूरत है? इसको बताने की जरूरत है? नहीं सर, अभी अभी ऊपर सीखा, ऊपर सीखा। ओके, या तो आप रखें फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे, फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे। एग्री करते हो मेरे बच्चों? चलें अब आगे फोकस होके सुनिएगा, फोकस होके सुनिएगा, फोकस होके सुनिएगा। अब वो कहता है यहां पे तब आना, अमोटाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग तब करना जब आपने होल्ड टू मेच्योरिटी करना हो। होल्ड टू मेच्योरिटी यानी होल्ड टू मेच्योरिटी टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सही है, तो FAR 2 की अकाउंटिंग लग रही है ये भाई, थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा। वो कह रहा है कि अगर आपकी नीयत ये है, अगर आपकी नीयत ये है कि आज आपने पैसे दिए और आप आखिर तक सूद खाएंगे इस पे और अपने पैसे लेके वापस आ जाएंगे, तो आपने कौन सा मॉडल फॉलो करना है, अमोटाइज कॉस्ट। अमोटाइज कॉस्ट सिंपल, यहां आ जाएंगे। अच्छा, उसने क्यों कहा भाई? उसने कहा लंबी करने की नीड ही नहीं है ना, आज कैपिटलाइज करो, अमोटाइज करो 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 करो, आखिर में पैसे वापस ले आओ, कहानी खत्म, सिंपल है। तभी उसने ये वाला मॉडल दिया। पर ये कब आओगे? जब आपकी नीयत हो, जब आपकी नीयत हो। क्या नीयत हो, जल्दी बताओ, क्या नीयत होनी चाहिए? कि आपने आखिर तक रखना है जितना तय हुआ हुआ है। ऐसा है? ऐसा ही है? क्लियर है? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि सर इक्विटी अमोटाइज कॉस्ट पे क्यों नहीं आ सकती है? हाँ भाई, इसलिए क्योंकि उसका कोई डिफाइंड पीरियड है। उसका कोई डिफाइंड पीरियड है नहीं है ना, तो इक्विटी में ये मॉडल नहीं है। चलें आगे। अब मुझे बताओ, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में वो कहता है तब आना जब आपने होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल हो। सूट खाएंगे और आखिर पर वापस आ जाएंगे, तो पूरी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब बात समझिएगा, अब मुझे बताएं, अब प्लीज फोकस के साथ मुझे एक बात बताओ। दूसरे मॉडल में कह रहा है कि अगर आपकी नीयत है कि आपने उसको होल्ड किया हुआ है कलेक्शन के लिए, वही SPPI, सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, पर आपको अगर कोई लाइबिलिटी आ जाए आपके पास, लाइबिलिटी आ जाए आपके पास, उसको मीट करने के लिए आप बेच सकते हैं। तो उसने क्या कहा, आपकी नीयत है लॉन्ग टर्म रखने की, स्टिल लियन लॉन्ग टर्म रखने की है, बट आप बेच सकते हैं उसको। तो आप उसको किस पे रखेंगे, जल्दी बताओ, आप उसको किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे। यानी अभी भी मेरी नीयत यही है, मेरी नीयत यही है कि मैं आखिर तक रखूंगा, आखिर तक रखूंगा, और आखिर तक रखने के बाद मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा और प्रिंसिपल ले आऊंगा। बट हाँ, अगर मुझ पर कोई ऑब्लिगेशन आती है तो मैं भाई अपने पैसे को आइडल नहीं रख रहा, मैं वहां से इनकैश करके इसको पैसे दे दूंगा। तो इसको हम कहते हैं होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, अगर नीड पड़ी। पहले बताओ, बात समझ आती है? बात समझ आती है? वेरी गुड, जैसी नीयत वैसी वो है। आगे आगे उधर आ जाते हैं, उधर आ जाते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू PNL, इसमें तो कुछ बतानी नहीं है, ये होगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग।
यानी आपने आपने डेट सिक्योरिटी खरीदी इसलिए कि भाई आप खरीदेंगे बेचेंगे, दैट्स इट, तो वो वहां आ जाएगा। पहले बताओ भाई, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के क्लासिफिकेशन क्लियर होती है ताकि आगे की बातें समझ आए, आगे की बातें समझ आए। सर बाद में अगर अमोर्टाइज कॉस्ट इंसिडेंट की वजह से सेल करना पड़े तो उसकी एक्सेप्शन है कि अगर सामने वाली कंपनी डूब रही हो, जो आपको लगे कि आपको पैसे वापस नहीं देगी, तो आप जल्दी से बेच के पैसे इनकैश कर सकते हैं, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। उसके लिए मैं C5 में C5 कह रहा हूँ, C5 में बताऊंगा। सही है, ओके। अब आगे फोकस होके चलते हैं। चलें, ये जब सारी चीजें हो गई तो अब आपको एक बात समझ आएगी। इधर देखिएगा, यहां पे आपके पास P&L के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इन ही इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड गेन्स आ रहे होंगे। मैं आपसे पूछता हूं, ये गेन बताते हो किस चीज का है? गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? पूरा C5 कब पढ़ाएंगे यार, ये सब बच्चे कह रहे हैं। मैंने असल में मेजर टॉपिक्स रिकॉर्ड किए, मैं इस बार में अब मैं रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा इंशाल्लाह, पूरा पूरा C5 अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम कंस्ट्रेंट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैंने C5 पे फोकस किया हुआ था। मेरा मानना ये था कि चलो सही है यार, C5 को पहले इस लेवल पे ले जाओ ताकि बच्चे पास करें वो। अब C5 को भी लेके जाऊंगा। अच्छा, अब जैसे लाइव वाली बात है ना, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, सुनना, आपके डैम में मिल जाएंगे। अगर आप लोग मुझे ला के दो 25 बच्चे लाइव के लिए, सिर्फ 25, एडमिशन तो मेरे पास कोई 800-900 होते हैं, 25 बच्चे लाइव के लिए ला के दो, मैं लाइव पढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैंने पिछला बैच C5 का लाइव पढ़ाया है। पिछला बैच अल्लाह की कसम मैंने C5 का लाइव पढ़ाया है। वो बच्चों की कमिटमेंट थी, वो मरे हुई हालत में जैसे तैसे करके पहुंचते थे क्लास के अंदर, मैं पढ़ाता था बैठ के। तो बस सही है, बस सही है, डन। आप मुझे बोलें लाइव, आई एम इन, कोई मसला नहीं है, डन हो गया। आपने बोल दिया, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा, पर इट्स अप टू यू कि यू गाइस हैव टू कम। चलें, ये रिकॉर्ड कर लो, ये मैं वादा कर रहा हूँ। सही है, चलें, ओके, डन हो गई, कमिटमेंट हो गई। चलें आगे। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं, अच्छा भाई मोहम्मद रहीम कह रहे हैं कैफ पास कर लें पहले। देखो वो अच्छी खासी मोटिवेशन है ना बच्चों की। मोहम्मद रहीम जानी क्या कर रहा है यार, वो तो बच्चों की मोटिवेशन है यार। चलो खैर, एनीवेज, हमने कहा गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रहीम भाई ने हमारे फुफ्फो वाला काम किया, अच्छी खासी मोटिवेशन में बोला हाँ तो ये तो सब करते हैं। हाँ रहीम, वही वाली बात हो गई ना। चलो खैर कोई नहीं, एनीवेज। अच्छा भाई इधर, हाँ इंशाल्लाह, चलो सही, ओके। अच्छा, ये आपने कहा ये सर फेयर वैल्यू गेन है, ये जानी उसको वो बोलता है कॉफी एक और। अच्छा, ये क्या है? रियलाइज गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, ये क्या है? इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। हाँ जी, ये क्या जानी? गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा मुझे बताओ, ये जो गेन ऑन रीमेजरमेंट है ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या ये इक्विटी सिक्योरिटी और डेट सिक्योरिटी दोनों पे हो सकता है? अब बात समझ जाएगी ना, ऊपर सीखा है। ओके, ये देखो यार, ये क्या गेन ऑन रीमेजरमेंट? ये भी फेयर वैल्यू गेन है, ये भी फेयर वैल्यू गेन है मेरे बच्चों, पर ये डिस्पोजल का नहीं है, गलत, ओसीआई वाला है ना। इसमें इक्विटी डेट दोनों हो सकते हैं। हाँ मेरी जान, ये बताओ, इक्विटी और डेट दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखो, अब हमें पूरा एक फ्रेमवर्क मिल गया। अब देखो, मैं नोट में आया, नोट्स टू दी एफएस, सिर्फ तुम्हें अलाइन करने के लिए नोट्स टू दी एफएस में आया, मैं प्लीज सुनिएगा, नोट्स टू दी एफएस में आया और मैंने देखा, हमने इसको ब्रेकअप किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे इतनी पड़ी हुई है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे इतनी मौजूद है, और इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज में अमोर्टाइज कॉस्ट पे इतनी है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे इतनी है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे इतनी है। देखो ये टोटल नोड का
इस टोटल से मैच कर रहा है, ऐसा है। दिस इज हाउ यू शो द ब्रेकअप। जैसे तुम लोगों के लिए कि तुम्हें एक आइडिया हो जाए, फेयर आइडिया हो जाए। चलें, बेहतरीन हो गया। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम कर लेते हैं प्रोसीजर, सोचेंगे समझेंगे। फिर मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे क्या क्लाइंट से ऑब्टेन करना चाहिए? और सर ऑब्टेन क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। क्या कहते हो? सर जैसे फिक्स एसेट रजिस्टर होता है वैसे इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर होता है। यस, आपको क्या लगता है इक्विटी का रजिस्टर अलग होगा, डेट का रजिस्टर अलग होगा, ऐसा है? शेड्यूल कह लो, इन्वेस्टमेंट्स के रजिस्टर कह लो, बात एक ही है। चलें जी, हमने कहा ये ले लिया हमने, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर ईच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर इक्विटी सिक्योरिटी है तो यहाँ पे पूरी मूवमेंट होगी कि यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ परचेज आ रही होगी, सही है जी। क्वांटिटी शेयर्स आ रही होगी, वैल्यू पर शेयर आ रही होगी, और टोटल वैल्यू आ रही होगी। अच्छा मुझे बताओ, एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जीएसके, यूबीएल, किसी फार्मा कंपनी का अलग से मैंने शेयर्स खरीदा हुआ है, यहाँ पे डेट आ रही है, और एक अगर एक यहाँ पे परचेज डेट आ रही है और वो कह रहा है कि 28 जनवरी 2024 को खरीदी थी और यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आ रही, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? डिस्पोजल है। वेरी गुड, वेरी गुड, डिस्पोज हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे अगर डेट आ रही है परचेज की और यहाँ पे क्वांटिटी अगर नहीं आ रही है, सही है, तो यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब है वो डिस्पोज हो चुका है। तो क्या मैं क्लाइंट से डिस्पोजल रजिस्टर अलग से मांगूंगा? यस। वेरी गुड। अच्छा खैर एनीवेज, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, चाहे वो डेट सिक्योरिटी हो या इक्विटी सिक्योरिटी हो, कंपनी के लिए क्या ये हमारा जो ऑडिटर है क्या इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करके एफएस से मैच करेगा? चेक करेगा मैथमेटिकल एक्यूरेसी और एफएस से मैच करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इक्विटी सिक्योरिटी है तो इक्विटी सिक्योरिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का रजिस्टर उसका अलग होगा, क्या कहते हो? अलग होगा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का अलग होगा। क्या सारे शेड्यूल्स के टोटल वो ऐसे ऐसे मैच करेगा? इसका इससे मैच करेगा, इसका इससे मैच करेगा, डेट सिक्योरिटी इसका इससे मैच करेगा, एंड सो ऑन। ये लेना जाना अलग अलग करेगा। क्या इससे मेरे शेड्यूल से लेके जीएल तक की मूवमेंट ट्रैक हो जाएगी? जल्दी बताएं मेरे बच्चों, हो जाएगी? तो देखो ये वजह थी आपको अलग अलग कराने की, समझाने की। अच्छा फिर क्या मैं ये देख सकता हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है इसमें भी कुछ इनकम्प्लीट चीज़ हो, इनकम्प्लीट चीज़ हो। ये तो कंप्लीटनेस भी इंश्योर की है मैंने। अब दूसरा तरीका इसकी कंप्लीटनेस, क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देख सकता हूँ कि कब कब इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुई है, तो क्या वो आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा है? तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स इंस्पेक्ट करूंगा, इन्वेस्टमेंट कमिटी के मिनट्स इंस्पेक्ट करूंगा, इन ऑर्डर टू मेक श्योर। चेक बैंक स्टेटमेंट फॉर मेजर इन्वेस्ट, ना ना ना, गलत 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 गलत। बेटा पता होगी तो देखोगे ना। वेरी रॉन्ग। ये रहा, हमने कहा ऑब्टेन मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट कमिटी टू सी एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि डायरेक्टर्स ना अपनी सब कमेटी बनाते हैं जिसको ये हवाले कर देते हैं कि भाई तुम देखना ये सारी चीज़ें क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो, सही है। अच्छा देखो अब हमने क्या किया हुआ है, ये इक्विटी सिक्योरिटी आ रही है, ईएफयू जर्नल आ रहा है, जीएसके,
MCB, जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी लिमिटेड, और ये डेट आ रहा है, बॉन्ड्स आ रहे हैं और डिबेंचर आ रहे हैं। क्या अलग अलग सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से आ रही है, जल्दी बताओ। और हर किसी की फेस वैल्यू या फेयर वैल्यू दी हुई है? यस सर, बिल्कुल दी हुई है। तो इस तरीके का दिखता है वो, जो मैंने आपको एक खाली फ्रेमवर्क दिखाने के लिए। चलें ओके, अभी आपने क्या इसके किसी भी पैरामीटर पे काम किया? सर क्या डिस्पोजल को वेरीफाई कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट से? पहले सिक्योरिटी आने तो दो, फिर बेचेंगे ना जानी, अभी तो तुमने सिर्फ शेड्यूल लिया है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, तुमने जो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर लिया उसमें पूरी मूवमेंट होगी ना, ओपनिंग भी होंगी, एडिशंस भी होंगी, डिस्पोजल भी होंगी और क्लोजिंग होगी। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ऐसा है? अच्छा अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं अभी। तुम्हें जो ये सिक्योरिटीज पढ़ी हुई दिख रही हैं साल के आखिर में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें जो ये सिक्योरिटीज पढ़ी हुई दिख रही हैं साल के आखिर में, फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें ये जो सिक्योरिटीज पढ़ी हुई दिख रही हैं साल के आखिर में, क्या ये एजेड पे बैलेंस शीट में आ रही होंगी? ये आ रही, ये रही, एजेड पे बैलेंस शीट में आ रही हैं। तो क्या डू यू गाइज वांट टू सी, क्या डू यू गाइज वांट टू सी इट्स एग्जिस्टेंस? ऐसा ही है एग्जिस्टेंस। क्या करूं सर? कंफर्मेशन भेजूंगा ना सर, कंफर्मेशन भेजूंगा। सेंड डायरेक्ट कंफर्मेशन टू द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी सच एज ब्रोकर्स। यार ये कोई बता दे, मैंने इतना टाइम लगाया इसके पास, सीडीसी के पास क्या वो पूरा होता है कि इसका अकाउंट में कितनी सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं? हाँ होता है, वेरी गुड, बेहतरीन। तो हम तो बोलेंगे ना इसका अकाउंट खुला हुआ, भाई देख के बता इसके अकाउंट में कितनी सिक्योरिटीज हैं, कितनी बाय की हुई है इसने। अच्छा क्या अगर मैं अब अज्यूम करो कि मैं PTCL का ऑडिट करता हूँ, तो PTCL के CDC अकाउंट में किसी और कंपनी की सिक्योरिटी हो सकती है ना? यस, ये इसका इन्वेस्टर अकाउंट है ना, तो उसकी सिक्योरिटीज यहाँ पे टैग हुई हुई होंगी। वेरी गुड। अच्छा फिर कह रहा है ब्रोकर्स, जैसे एक बच्चे ने कहा था सारी आज मैं मामलात हल कर देता हूँ, सारे आज मामलात हल कर देता हूँ, प्लीज सुनना। अच्छा भाई सर CDC से कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं? CDC से कंप्लीटनेस तो वो बताएगा ना जानी। देखो अगर CDC मुझे अपनी स्टेटमेंट भेजेगा कि ये सिक्योरिटीज़ हैं, तो क्या मैं इससे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को मैच नहीं करूंगा क्या? करेंगे, ऐसा ही है ना। तो कहने का मतलब है अभी हम यूं जा रहे हैं, अपने रिकॉर्ड से सीधी सी स्टेटमेंट में उल्टा भी कर सकते हो, तो उल्टा करोगे तो क्या इंश्योर हो जाएगी? उल्टा करेंगे तो क्या इंश्योर हो जाएगी? कंप्लीटनेस। और ऐसा होता है बाज़ औक़ात मिस हुई हुई होती है। सही हो गया, बात समझ आती है? ओके। अच्छा ब्रोकर्स, अच्छा बाज़ औक़ात आपने अपना अकाउंट ना ब्रोकरेज हाउस में खुलवाया हुआ होता है, ब्रोकरेज हाउस में तो होता है, जैसी बात अकाउंट तो वहीं खुलता है, ट्रेडिंग हो रही होती है वहाँ से। तो कहने का मतलब ये कि क्या आप यही कंफर्मेशन ब्रोकर से भी ले सकते हो? देखो एक तो होता है ना खुद ट्रेडिंग करो, थर्ड पार्टी आप ले सकते हैं उससे। अच्छा फिर अदर कस्टोडियन, जैसे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, बॉन्ड्स होते हैं वो बैंक के पास होते हैं, और बैंक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो लेट्स से आज मुझे ट्रेजरी बिल चाहिए, यानी मुझे गवर्नमेंट को उधार देना है। आप अक्सर नाम सुनेंगे, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है कि वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, बैंक्स को देती है, बोलती है आवाम को दो और पैसे लो। आवाम बोलती है हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल, तो वो रिस्क फ्री होती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब वो ट्रेजरी बिल बैंक ने इशू किए हैं, तो कस्टोडियन तो वो है ना, उसने रखे हैं अपने पास, ऐसा है? कस्टोडियन तो वो है ना। तो क्या मैं बैंक को कंफर्मेशन भेजूंगा, जब मैं बैंक को कंफर्मेशन भेजूंगा तो क्या वो उसमें कंफर्म कर देगा मुझे एग्जिस्टेंस? यस, रिटर्न भी कम, रिस्क भी कम। सर इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स को भी चेक कर सकते हैं, अभी आ रहा है ना नीचे, इंस्पेक्ट फिजिकल शेयर्स टू इंश्योर एग्जिस्टेंस। देखो आजकल फिजिकल शेयर्स का ज़माना नहीं है, बट हाँ अगर आप किसी ऐसे बाबा आजम की ज़माने की कंपनी में बैठे हुए हैं जिसने किसी कंपनी के फिजिकल शेयर्स रखे हुए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे नहीं ना, CDC में जाके इनपुट कराने पड़ते हैं अगर कोई ऐसे फिजिकल हैं।
तो अगर सही है, आपने एग्जिस्टेंस देखी, एक मैं आपको रियल किस्सा बताता हूँ। हमारे बच्चे ने वेरीफाई करने की कोशिश की एग्जिस्टेंस, तो सारी सिक्योरिटीज़ कंफर्म हो गई सिवाय 5 के। हमने क्लाइंट को बोला कि भाई ये 5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तुमने रिकॉर्ड क्यों की हुई, हटा इसको, बेच दिए क्या तुमने? बोला भाई नहीं बेची यार, देखो तुम्हारे सामने साल के शुरू में भी, साल के आखिर में भी आ रही हैं। तो मैंने कहा फिर ये तो आई नहीं थी सीडीसी में। उसने बोला भाई ये फिजिकल पड़ी हुई हैं। मैंने कहा फिजिकल पड़ी हुई हैं? बोला भाई वो जब ज़माने में, बहुत ज़माने पहले हमने ख़रीदे थे, और बहुत ज़माने पहले हमें जो शेयर्स मिले थे, शेयर सर्टिफिकेट मिले थे फिजिकल फॉर्म में। मैंने कहा दिखा, वो फाइल खोली, उसने लगे हुए थे। तो मैंने कहा अगर तुम इसको सीडीसी में इनपुट कराना चाहो तो उसने बोला कि मैं जाऊंगा उस इशूअर के रजिस्ट्रार के पास। किसके पास बोला मैंने? किसके पास बोला मैंने? इशूअर के रजिस्ट्रार के पास। इशूअर के। मैंने कहा इशूअर कौन? बोला भाई जिसके शेयर्स हैं। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करोगे? मैं बोलूँगा उनको ये इनपुट करो, अपने सीडीसी में रजिस्टर कराओ। तो यानी एक बात को समझें, जो शेयर होल्डर रजिस्टर होगा उस कंपनी का, उसके अंदर कुछ शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहे होंगे, कुछ शेयर्स फिजिकल फॉर्म में आ रहे होंगे। तो क्या वो फिजिकल भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? यस। बात समझ आती है? क्लैरिटी है? तो ये एक हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया इसका। चलें अगेन, ये तो हो गया उनके ऊपर बात जो साल के आखिर में मौजूद है। साल के आखिर में मौजूद है, मैं आपसे पूछता हूँ, साल के आखिर में मौजूद है, मैं आपसे पूछता हूँ, जो साल के बीच में खरीदी गई होगी, क्या हजारों सिक्योरिटीज खरीदी जा सकती हैं? हजारों सिक्योरिटीज? यस। तो जब हजारों सिक्योरिटीज खरीदी जा सकती हैं, तो क्या आप मेरे बच्चों उस पर सैंपल लगाएंगे? क्या आप उस पर सैंपल लगाएंगे? यस। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो इक्विटी सिक्योरिटी हो, चाहे वो डेट सिक्योरिटी हो। जिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उनके रिकॉर्ड्स चेक करने की, उनके रिकॉर्ड्स में क्यों चेक करूंगा? मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही है तला, मुझे ये बात नहीं समझ आई। जिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका रिकॉर्ड मैं क्यों चेक कर रहा हूँ? क्या ज़रूरत है मुझे ये नहीं बात समझ आई। भाई उसमें हमारे क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट आ रही होगी ना, तो मैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू को देखूंगा ना, उसकी कंपनी के रिकॉर्ड्स देख के मैं क्या करूँगा? मुझे ये नहीं बात समझ आ रही तला। मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? मतलब देयर शुड बी अ लॉजिक ना व्हेन वी आर सेइंग समथिंग। नहीं भाई क्या हो गया? वो बोल रहा सर सनसन के कंप्लीटनेस के लिए लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर कर सकते हैं। क्या हो गया भाई? केसेस थोड़ी ना कि पड़े रहेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ तला, लॉजिक क्या है इसके पीछे? मैं उसकी क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स, उसके क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स में क्यों देखूंगा? मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट, एनीवे आई एम नॉट गेटिंग इट। उस कंपनी के रिकॉर्ड्स में मुझे इजाजत ही नहीं है। बात समझ आती है? वो तो इजाजत ही नहीं है ना जानी। अच्छा भाई चलें, और ये क्या कह रहे हैं भाई अभी, उस कंपनी का शेयर होल्डर रजिस्टर। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, उस कंपनी का शेयर होल्डर रजिस्टर मैं क्यों देखने लगा जब मुझे इसके पास फिजिकल सिक्योरिटी पड़ी हुई दिख गई है? मुझे ये नहीं बात समझ आ रही है कि उस कंपनी का शेयर होल्डर रजिस्टर मैं क्यों देख रहा हूं? मुझे जरूरत ही नहीं है ना। सही है। चलें एनीवेज, खैर अब मैंने कहा कि जब मैं एडिशन कर रहा हूं तो मैं एडिशन का सैंपल सेलेक्ट करूंगा, एडिशन का सैंपल सेलेक्ट करूंगा। और मुझे एक बात बताओ, जब मैं एडिशन का सैंपल सेलेक्ट करूंगा तो मैं वाउच करूंगा उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से? जल्दी बताओ, वाउच करूंगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से? अच्छा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या ब्रोकर की एडवाइस हो सकती है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या ब्रोकर की एडवाइस हो सकती है? ब्रोकर की एडवाइस, अच्छा ब्रोकर की एडवाइस ये होती है कि यस मैंने ये चीज़ परचेज कर ली आपके कहने पे। अच्छा क्या बैंक की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है? बैंक स्टेटमेंट नहीं, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट पैसे जाने के लिए होती है, पैसे जाने के लिए होती है, अलग, गलत बात। पेमेंट देख लेंगे आप, पेमेंट देख लेंगे, ये बोलो पेमेंट देख लेंगे कि पेमेंट हुई है नहीं हुई है। क्लियर है? यस। तो आपने जो ट्रेजरी बिल की बात की थी ना, ट्रेजरी बिल, तो बैंक इशू करता है डील टिकट। बैंक क्या इशू करता है जल्दी बताओ?
बैंक क्या इशू करता है? डील टिकट, कि हमारी डील हुई है उसका एक टिकट है। तो ये भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना, कि सॉर्ट ऑफ तुमने वो चीज खरीदी है। अच्छा भाई, अब्दुल रहमान एक अलग कहानी ले आए कि सर क्या हम शेयर्स एज अ सिक्योरिटी रखवा सकते हैं बैंक में अगेंस्ट अ लोन? बिल्कुल रखवा सकते हो। यहाँ पे इसका क्या ताल्लुक है? यानी सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए ताल्लुक हो सकता है, वो भी कब? जब लोन्स में। आपको मैंने लोन्स में नहीं कराई है भाईजान, लोन एंड मैंने आपको नहीं करवाया उसमें, लोन्स में। तो लोन्स में करवाया तो है, जानिए वहाँ पे बैंक को बोलता तो हूँ कि भाई तेरे पास का जो भी गिरवी रखा हुआ है सब लिख के दे दे, तो मैं नोट डाल दूंगा ना। क्लैरिटी है? अच्छा भाई हसनैन को बात सुनो, कम्युनिकेशन विद द इन्वेस्टी कंपनी, कम्युनिकेशन विद द इन्वेस्टी कंपनी, यानी जिस कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं मैं उससे बात करूंगा। अबे भाई वो कंपनी बोलेगी कि आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, आपने तो शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदे ना, सीडीसी में आ गए होंगे, मैं उससे कैसे बात करूंगा? अरे जानी, मैं शेयर्स किससे खरीदता हूं? मैं शेयर्स किससे खरीदता हूं? कंपनी से खरीदता हूं या शेयर होल्डर से? सवाल तो ये है। तो मैं कंपनी को कॉल करके क्यों बोलूंगा कि भाई मुझे बता? अबे कैसी बातें कर रहा, बोल रहा उनके शेयर रजिस्ट्रार से। ओ भाई उनके शेयर रजिस्ट्रार से नहीं खरीदता, अल्लाह के बंदे, शेयर रजिस्ट्रार अपडेट करता है, शेयर होल्डर रजिस्टर। अच्छा भाई उसने अपनी नई कहानी डाल दी, सर मैं आईपीओ से परचेज कर रहा हूं। चलो इवन देन, अगर आईपीओ से भी परचेज कर रहे वो भी सीडीसी में आएगा ना हसनैन? आईपीओ से परचेज कर रहे वो भी सीडीसी में आएगा ना? हाँ भाई, बात समझ आ रही है हसनैन जानी? डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ इन टू मैनी थिंग्स। सही है, चलो ओके। अब हमने कहा, देखें ये देखें, pick quantity from the external confirmation source data and multiply it by the price per share verified from PSX to recalculate fair value। देखो ये देखो, ये वो एग्जिस्टेंस वाली की बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस वाली की बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस वाली की बात कर रहा है जो साल के आखिर में थी। याद है ये हमने कंफर्मेशन भेजी थी, उस कंफर्मेशन में उसने क्वांटिटी बता दी होगी, हाँ या ना में जवाब दो, क्वांटिटी बता दी होगी। अच्छा मैं पता है क्या करता हूँ, सुनना, मैं जैसे ऑडिट कराता हूँ, मैं जाता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे, 31 दिसंबर की एक्सेल की रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ, उसमें हर कंपनी के नाम के साथ उसकी शेयर प्राइस आ रही होती है, हर कंपनी के नाम के साथ उसकी शेयर प्राइस आ रही होती है। पहले बताओ ये बात समझ आई? क्वांटिटी मुझे कहां से पता लगी? क्वांटिटी मुझे कहां से पता लगी कि सही है क्वांटिटी? कंफर्मेशन से। वेरी गुड, सर ये गूगल पे अवेलेबल है। क्या गूगल पे देखना है तुम्हें? क्या देखना है बल्लू? शेयर प्राइस? हाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे बिल्कुल मिल जाएगी भाई, हिस्टोरिकल डेटा में जाना, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा सब। पर करना क्या है, यहाँ देख लो, कर लेना बाद में इधर। चलो खैर फोकस। अब मुझे बताओ कि तुमने क्वांटिटी वेरीफाई कर ली, अब बताओ इतनी न्यूमरस सिक्योरिटीज़ होंगी, उसकी एक एक की फेयर वैल्यू ऑथेंटिकेट करना। सर मैं यहाँ यूज़ करूँगा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में। पता है क्या करूँगा, एक शीट पे क्वांटिटी है जो मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, एक दूसरी शीट पे प्राइस है, मैं पता है क्या करूँगा, वी लुकअप लगाऊंगा फॉर्मूला। मैं बोलूँगा इस शीट के अंदर मैं ये नाम देख रहा हूँ जो उस शीट में हो, तो उसके आगे जो प्राइस है इसके सामने ले आना। क्या विद इन अ सेकेंड सारी की सारी अपडेटेड प्राइसेस, वेरीफाइड प्राइसेस खुद ब खुद उड़ के सामने आ जाएंगी? यस। तो जब खुद ब खुद उड़ के सामने आ गई और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिक फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो जाएगी, रिलायबली मेजर हो जाएगी फेयर वैल्यू। जल्दी बताओ। ईयर एंड की फेयर वैल्यू, बिल्कुल, क्योंकि देखो ईयर एंड की फेयर वैल्यू इसलिए ले रहा हूं ना क्योंकि मैं साल के आखिर में मौजूद हूं, मैं एजेड को वेरीफाई कर रहा हूं। सैंपल वाले पे आता हूं वापस। अच्छा तो क्या वही फेयर वैल्यू मेरी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू से मैच करनी चाहिए? वेरी गुड, बेहतरीन। चलें, ये तो हो गया एजेड का मामला। फिर जो मैं बात बता रहा था, फॉर सैंपल ऑफ एडिशंस इंस्पेक्ट डील टिकट का मतलब समझ आया था
कि जो बैंक आपको इशू करेगा, आपने ट्रेजरी बिल्स खरीदे थे, याद है, डील टिकट्स, ब्रोकर एडवाइस और ब्रोकर स्टेटमेंट एंड वेरीफाई अमाउंट्स ऑफ कैपिटलाइजेशन बाय वेरीफाइंग अमाउंट फ्रॉम PSX। वो कह रहा है सही है भाई, आपने ब्रोकर एडवाइस देख ली, उसमें क्वांटिटी आ गई, क्या जिस दिन परचेज की गई 28 जनवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी, किसी भी दिन पे अगर आपने वो सिक्योरिटी परचेज की है तो क्या उस दिन की प्राइस भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे मौजूद होती है? हाँ जी। तो क्या क्वांटिटी तुम्हें ब्रोकर एडवाइस से मिल गई? ब्रोकर एडवाइस से मिल गई, यानी आपने जब उसको कॉल की कि भाई ये शेयर्स खरीद ले, तो वो आपको ईमेल करता है, उसको हम कहते हैं ब्रोकर एडवाइस, कि यस मैंने ये सिक्योरिटीज आपके बिहाफ पे परचेज कर ली हैं, ये रहा उसका सबूत। तो क्वांटिटी वहां से आ गई, ऑथेंटिकेटेड क्वांटिटी आ गई, सही है जी। वो स्टेटमेंट भी कभी लगा के भेज देता, भाई ये ले तेरी स्टेटमेंट, तेरे शेयर्स ये पड़े हैं, तो वो स्टेटमेंट भी आ सकती है। जब वो स्टेटमेंट आ गई, क्वांटिटी वेरीफाई हो गई, प्राइस कहां से वेरीफाई कर लोगे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाके। एग्रीड? तो क्या एडिशन वेरीफाई हो गई? एडिशन वेरीफाई हो गई। अच्छा, इसके पैसे जाते हुए देख लोगे बैंक स्टेटमेंट से, इंस्पेक्ट कर लोगे बैंक स्टेटमेंट फॉर द पेमेंट्स। वेरी गुड। अच्छा, ये एडिशन जो तुम वेरीफाई करोगे, इक्विटी सिक्योरिटीज की भी, डेट सिक्योरिटीज की भी, सबकी करोगे ना? वेरी गुड। चलो, अगर तुम्हें पता लगे कोई सिक्योरिटी बिकी है, कोई सिक्योरिटी सेल हुई है, तुमसे पूछता हूँ कोई सिक्योरिटी सेल हुई है, तो क्या तुम वो सेल का सैंपल सेलेक्ट करोगे जो सेल हुई है, सैंपल, और उनमें सैंपल बेसिस पे कैरिंग अमाउंट को रिकैलकुलेट कर लोगे कि कितने पे कैरी हो रही थी उस दिन, और उसकी कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करके, कैश से कंपेयर करके गेन लॉस निकाल लोगे? गेन लॉस कौन सा वाला गेन लॉस होगा? वो गेन ऑन रीमेजरमेंट या रियलाइज गेन लॉस होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सनसन कह रहे हैं रीमेजरमेंट, भंगी रियलाइज होगा। अच्छा, रीमेजरमेंट वाला कौन सा था? रीमेजरमेंट वाला कौन सा था? रीमेजरमेंट वाला कौन सा था? वो वाला ऊपर वाला, जो ऊपर देखा था, ईयर एंड पर वाला, सही है जी। ओके, तो देखो ये रहा, फॉर सैंपल ऑफ डिस्पोजल रिकैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड कंपेयर इट विद द सेलिंग प्रोसीड्स फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट, ब्रोकर एडवाइस। फर्दर वी कैन ऑल्सो वेरीफाई डिस्पोजल प्रोसीड्स बाय वेरीफाइंग प्राइस फ्रॉम द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज साइट। सही है। आगे, रिकैलकुलेट गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा, मुझे बताओ, क्या मुझे इंटरेस्ट इनकम रिकैलकुलेट करनी चाहिए डेट सिक्योरिटीज पे? वो भी तो होगी। तो यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं डेट सिक्योरिटीज पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो कहां से देखूंगा? हाँ जी, वो कैसे देखूंगा कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? इंटरेस्ट को कहां से वेरीफाई करूं? हाँ जी सर, वो है ना, ये थी ना आपके पास डील टिकट। BOD नहीं यार, जानी गलत। BOD कैसे बताएगा रेट आपको? उस पर लिखा होगा ना डील टिकट पे, डील टिकट पे लिखा होगा ना कि भाई ये फेस वैल्यू है, ये इंटरेस्ट है, इस पे बुक करना। अच्छा, एक तो डील टिकट हो गया। क्या डिबेंचर सर्टिफिकेट हो सकता है अगर किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे में? हाँ जी, TFC हो सकते, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, TFC भी ले सकते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट्स पे सब लिखा होगा कि आपने पैसे कितने दिए, फेस वैल्यू कितनी है, ये सारी चीजें उस पर मेंशन होंगी। तो ये तो कर लोगे ना आप आराम से, सही है। अच्छा, इंस्पेक्ट बैंक स्टेटमेंट टू वेरीफाई कूपन रिसीव्ड। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, क्या सिर्फ कैलकुलेट करते रहोगे या इंटरवल्स पे आता भी रहेगा? अच्छा, आपको कैसे पता कि सेमी एनुअली आएगा, एनुअली आएगा, क्वार्टरली आएगा, मंथली आएगा? ये कैसे पता? लिखा होगा सर, लिखा होगा, टिकट पे लिखा होगा। तो आप जब रीकैलकुलेट कर रहे होंगे, सुनना, जब आप लोग रीकैलकुलेट कर रहे होगे तो क्या आप, अगर फॉर एग्जांपल क्वार्टरली आता है तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, उसका रिसीवेबल बुक होगा, पर क्या वो रिसीवेबल खत्म भी हो रहा होगा 3 महीने में? जल्दी बताओ।
रिसीवेबल 3 महीने में खत्म भी हो रहा होगा, तो उसको कहां से देखेंगे, कहां से देखेंगे? बैंक स्टेटमेंट से। वेरी गुड, ये बात समझ आती है, ये वाली, ये इतनी मेहनत की है मैंने, ये समझ आती है, रिकैलकुलेट अमोर्टाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, वो जो कैपिटलाइज किया था, बताया था ना बेसिक। वेरी गुड। इंश्योर दैट द इन्वेस्टमेंट एंड गेन्स हैव बीन प्रॉपरली क्लासिफाइड। ये मतलब नहीं समझ आई, क्लासिफाइड का मतलब क्या है? गेन और लॉस। गेन आपका कैसे प्रॉपरली क्लासिफाई होगा, ये कैसे बात नहीं समझ आई, ये क्या है? OCI PNL। वेरी गुड यार, वेरी गुड। दिस वॉज द लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट साइकिल। पर मुझे बताओ क्या कहानी गेम समझ आती है, भेजे में बैठती है इन्वेस्टमेंट्स। आई होप हमने हक अदा किया, ये फिक्स हो गया होगा। सही हो गया जी, बेस्ट हो गया, चलें, बेहतरीन बेहतरीन, डन, भेज देना जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अच्छा, अब इंशाल्लाह 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 आखिरी क्लास रह गई है हमारी, शुक्रिया जी मेदरार, आखिरी क्लास रह गई है हमारी सब्सटेंटिव की, उसको भी हम कर लेते तमीज़ से। कल की क्लास में मैं आपको ऑडिट एविडेंस का चैप्टर भी करा दूंगा और यूं ख़त्म हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। यस, बिल्कुल ऐसा है सिद्दीक, सही है जी। हाँ, कल आखिरी है ना, कल आखिरी है, बस यार कुछ दिन एमल। सही जी, चलें, ओके। और रिकॉर्डेड देंगे भाई, तला कह रहे हैं सर और रिकॉर्डेड दे दें, क्या कहते हो, चाहिए रिकॉर्डेड? नहीं ना, तो आप क्यों कह रहे हैं फिर मुझे ऐसे, क्यों आप ऐसे हर्ट कर रहे हैं? नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। जल्दी आता हूँ वापस इंशाल्लाह, चलें, डन। थैंक यू यार, लव यू गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़। बता दो हनी, मैसेज पे आ जा।